हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज में लेसन नंबर 3 प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के टॉपिक को शुरू करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द चैप्टर कि चैप्टर में हमारा चैप्टर नेम क्या है। दैट इज द प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। मतलब इसमें हमने 3 एंटरप्राइजेस देखने। व्हाट इज फर्स्ट वन इज द प्राइवेट एंटरप्राइज, सेकंड इज पब्लिक एंड द थर्ड वन इज द ग्लोबल। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को हमने अपने पिछले उसमें कवर किया, पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किया। तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर को हम ऑलरेडी कवर कर चुके। अब हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर की, जो हम इस चैप्टर में करेंगे, दैट इज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में हमारे 3 तरह के टाइप्स कवर करेंगे हम। वन इज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, सेकंड इज पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड द थर्ड इज द गवर्नमेंट कंपनीज। तो जिसमें जहां पर भी ओनरशिप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की आ जाएगी तो वो हमारा प्राइवेट एंटरप्राइज हो जाता है। और जहां पे ये ओनरशिप गवर्नमेंट की आ जाए, कंट्रोल गवर्नमेंट का आ जाए, दैट इज नोन एज द पब्लिक एंटरप्राइज। और हमारे इस चैप्टर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं तीनों को कवर करेंगे और इस वीडियो में हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को लेंगे। लेकिन इस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को लेने से पहले हमें एक चीज और देखनी है, वो है प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर। मतलब कब कब पॉलिसीज आई जहां पर हमने कभी प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी या पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। हम 11th में इस चीज को बहुत शॉर्ट में करेंगे और यही चैप्टर, यही टॉपिक हमारा 12th में आएगा थोड़ी डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखिए, क्योंकि हमारा टॉपिक है सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या पॉलिसीज रही हैं हमारी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के लिए। हमारी पॉलिसीज 1948 में बनी और उसके बाद 1956 में। इन दोनों पॉलिसीज में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी गई, डोमिनेंस दी गई, दैट वाज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को किस तरह की डोमिनेंस दी गई? प्रोटेक्शन वाज गिवन टू पब्लिक सेक्टर and under this protection a lot of restrictions were put on the private sector. लाइसेंसिंग इन पर लगा दी गई, लिमिट्स इनकी सेट कर दी गई, एंट्री इनकी रेस्ट्रिक्टेड कर दी प्राइवेट सेक्टर की। किस वजह से? सो दैट द पब्लिक सेक्टर शुड बी डोमिनेंट, इसका रोल डोमिनेंट रहना चाहिए हमारी इंडियन इकोनॉमी में। बट इन स्पाइट ऑफ सो मच प्रोटेक्शन, इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी पब्लिक सेक्टर नॉट कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इंडियन इकोनॉमी में इसका इतना कम वैल्यू रही इसकी कि हमारा कंट्री जो इकोनॉमी थी वो लॉस में जा रही थी। और इतनी रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी प्राइवेट सेक्टर ने बहुत वैल्यूएबल अपना कंट्रीब्यूशन दिया इकोनॉमी के लिए। तो इस वजह से जब उन्होंने देखा कि पब्लिक सेक्टर को इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी इसकी इंडियन इकोनॉमी में कोई मेन कंट्रीब्यूशन नहीं रहा और प्राइवेट सेक्टर इतनी लिमिटेशंस के बाद भी अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहा है और इकोनॉमी एक बार हमारी इतनी डाउन चली गई कि हमारे जो रिजर्व्स थे, गोल्ड के रिजर्व्स, वो भी हमें इंटरनेशनल मार्केट में बेचने पड़े थे। उस कंडीशन को देखते हुए 1991 में गवर्नमेंट ने मेजर चेंज किया अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में और वो न्यू पॉलिसी वाज नोन एज द एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बिकॉज इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करना था तो टोटल चेंज किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। मैनी रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। अब इक्वल उनका कंपटीशन था हमारे प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर को ये कह दिया गया दैट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, ये आप 12th में आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में करोगे। इनको भी अपने टारगेट्स दे दिए गए दैट इफ दे वांट टू स्टे इन द मार्केट द टारगेट्स आर गिवन टू देम। तो इस तरह से
हमारे अभी 11th में बस इतना ही है कि हमारी 3 पॉलिसीज आई, एक आई 1948 और 1956 में, जहां पर इनको प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी restrictions में बांधा गया, but the main dominant role was given to the public sector. But in spite of such protection, they could not contribute in the Indian economy, और private sector ने ही contribute किया. So as a result the economy was going down. तो मेजर चेंजेस लाए गए इन 1991 जो हमारी एलपीजी में आए. उसके बाद इक्वल हमारा रोल हो गया प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का इकोनॉमी में. पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स की पूरी कंपटीशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई. अब हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की. फर्स्ट पॉइंट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, एज आई टोल्ड यू कि ये हमारा अब पब्लिक सेक्टर का मेन पॉइंट शुरू हो गया. जो 3 तरह के हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं. पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उसी को हम आज ले रहे हैं. सो इसको करने के लिए, इसके फीचर्स को देखने के लिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखने के लिए इनके एग्जाम्पल्स को दिमाग में रखो. एग्जाम्पल्स जैसे ही दिमाग में रहेंगे सारे फीचर्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे. रेलवेज, डिफेंस, postal department, these are directly under the government. These are the part of the departmental undertakings. इन example को दिमाग में रखते हुए now let us go to the features of the departmental undertakings. First point is control. These departmental undertakings, they are directly under the control of government. This government can be the central government or it can be the state government. Second is no separate legal entity. These departments, जैसे आप मान लीजिए चाहे वो रेलवेज हैं या डिफेंस है, these are known as the part of government. They don't have a separate legal entity. इनकी आइडेंटिटी कोई अलग नहीं है. They are the part of the government. जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होंगे, क्योंकि कंट्रोल ही गवर्नमेंट का है, वही इन पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पे इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं. सो दे आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. इनका जितने भी डिसीजंस है, चाहे वो हम कहें कि स्टाफ की रिक्रूटमेंट है, वो भी गवर्नमेंट करेगी. रिक्रूटमेंट मतलब सिलेक्शन. चाहे वो स्टाफ की सिलेक्शन है, उनकी पेमेंट्स हैं, चाहे वो फाइनेंस है, everything, every control is in the hands of government. So that's why this departmental undertaking, they don't have any separate identity, any separate existence. Legal entity तो बेटा एक वर्ड होता है जो ज्यादा बस पावरफुल बना दिया गया है. आपको समझने के लिए बस इतना ही जरूरी है कि इनकी एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट से अलग नहीं है. जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होंगे, जो गवर्नमेंट की विल होगी, वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएगी. सेकेंड पॉइंट इज कि नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंस आता कहां से है और जो फाइनेंस से अर्न करते हैं वो जाता कहां है. मींस थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, दीज आर कंसर्न. फाइनेंस कहां से मिलेगा इनको? ऑपरेशनल फाइनेंस, जिससे वो काम कर रहे हैं. एनुअल फाइनेंस इज गिवन थ्रू द बजट्स ऑफ गवर्नमेंट. हर साल गवर्नमेंट अपना बजट लाती है और उस बजट में फाइनेंस इनको दे दिया जाता है एनुअल बजट्स के थ्रू. और जब ऑपरेशंस के बाद यहाँ पे वो उन्होंने कुछ रिवेन्यू अर्न किया, कुछ प्रॉफिट अर्न किया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ने, दैट विल गो इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट. वो इस अंडरटेकिंग के पास नहीं रहेगा, इस रेलवे के पास नहीं रहेगा. ये सारा कहाँ जाएगा? ये गवर्नमेंट के ट्रेजरी में चला जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है स्टाफ. जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का स्टाफ है, दे आर नोन एज द सिविल सर्वेंट्स. एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी रिक्रूटेड? रिक्रूटेड का मतलब सिलेक्शन आपके लिए. अदरवाइज रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दो अलग वर्ड्स होते हैं. वो भी आप 12th में देखोगे कि क्या क्या इनका मीनिंग होता है. आप यहाँ पर यही मान लीजिए कि जो सिलेक्शन है स्टाफ का और जो कंपनसेशन का मतलब सैलरी, दीज आर डिसाइडेड एंड गिवन बाय द गवर्नमेंट. दे आर नोन एज द सिविल सर्वेंट्स. दे आर सिलेक्टेड and compensated, the salary is given to them by government. Accountability, इनकी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन दे आर आंसरेबल. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी. आंसरेबिलिटी, दे आर आंसरेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर. उनको अपने हर काम के लिए मिनिस्टर को जवाब देना होगा, बिकॉज दीज मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू पब्लिक. कुछ भी अगर गलत हो जाए, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो रेलवेज है, दे आर आंसरेबल.
सो दैट्स वाई देयर आंसरेबिलिटी इज देयर। इनकी जो पूरी ऑपरेशंस हैं, इनके काम हैं, इनकी अचीवमेंट्स हैं, इनके ड्रॉबैक्स हैं, दे आर discussed in parliament, so they are accountable to the ministers, or ultimately they are accountable to the public if anything wrong is happening. Next is filing a case. क्या इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है? यस, इट इज पॉसिबल। अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द डिपार्टमेंट द केस कैन बी फाइल्ड। तो ये हमारे 7 है फीचर्स। इन्हीं फीचर्स के थ्रू हमारे एडवांटेज भी आ जाएंगे। So now let us go through the advantages now. Advantages में first point है easy formation. Easy formation क्यों है? Because it is a part of government, so no need of registration. Registration आपने किया हुआ है कि जैसे sole proprietorship में जरूरत नहीं होती, पार्टनरशिप में करवाना वो प्रेफर करते हैं, कंपनी के लिए जरूरी है, तो रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है। लेकिन बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ द रजिस्ट्रेशन। और जो कंट्रोल है दैट इज अफेक्टिव। सेकेंड पॉइंट, व्हाई इट इज अफेक्टिव? बिकॉज डायरेक्टली इट इज वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट। चाहे हम इसकी यहाँ पे बात करें स्टाफ की, या हम बात करें डिसीजंस की, या हम बात करें फाइनेंस की, every decision that is taken by the government, so that's why they are directly under the control of government. Second is optimum utilization of resources. यहाँ पर resources में हम बात कर रहे हैं स्पेशली फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, क्योंकि जो फाइनेंस है वो हमारा कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है, और जो गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर द अकाउंट्स और द फंड्स दैट आर गोइंग टू बी ऑडिटेड। ऑडिटेड का मतलब उसको चेक किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे पैसा लगा, कितना रिवेन्यू आया था, कहाँ कहाँ पे उसको हमने कितना हमने उन फंड्स को यूज किया है और किस किस जगह पे यूज किया है। ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑडिटेड, प्रॉपर ऑडिट होता है पूरे फंड्स का। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज पॉसिबल इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि फंड्स भी गवर्नमेंट दे रही है और फंड्स को कैसे यूज किया जा रहा है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेक्ड। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। जहां पे भी आंसरेबिलिटी आ जाती है, आपको पहले भी अकाउंटेबिलिटी का मतलब बताया, दिस इज आंसरेबिलिटी, राइट? तो जहां भी आंसरेबिलिटी आएगी वहां पे आदमी बहुत ध्यान से काम करेगा। तो यहाँ पे आंसरेबिलिटी किस लिए है? इट बिकॉज दे आर गोइंग टू बी, देयर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, कि कैसा काम किया, कहाँ कहाँ पे फ्लॉज थे और वो क्यों थे। सो दे आर आंसरेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल टू पब्लिक फॉर देयर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज पब्लिक रिवेन्यू। वट एवर दे आर गोइंग टू अर्न, जितनी भी उनकी इनकम है वो इनकम कहाँ जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। सो इन दिस वे द गवर्नमेंट इज गोइंग टू अर्न समथिंग, द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द इनकम, सो इट इज द मनी इज टेकन फ्रॉम द बजट्स, इट इज गोइंग टू बी ऑडिटेड, जो हमारा थर्ड पॉइंट था। दैट्स वाई फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो इनकम आ रही है वो ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट में जा रही है, उससे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज हो रही है। सो दैट इज अ एडवांटेज। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन हो जाती है। सीक्रेसी क्यों मेंटेन रहती है? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल डिफेंस मैनी थिंग्स आर वेरी क्रूशियल, वहां पे हम उसको हर चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सो द गवर्नमेंट कैन अवॉइड द डिस्क्लोजर ऑफ सर्टन इंफॉर्मेशन। व्हाई? बिकॉज दे कैन से दैट ऑन द प्ली ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, बिकॉज इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इट कैन, उससे पब्लिक को कोई नुकसान हो सकता है या उसकी सेफ्टी पे कुछ असर आ सकता है। दिस इज द ऑन द प्ली, ऑन द रीजन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, दे कैन डिनाई, दे कैन नॉट डिस्क्लोज सर्टेन इंफॉर्मेशन। तो ये एक एडवांटेज है कि सीक्रेसी को मेंटेन रखा जा सकता है। नाउ लेट अस कम टू द डिसएडवांटेज, इनफ्लेक्सिबिलिटी। They are working under the control of the parliament, under the control of ministers. ये कहने की बातें हैं कि उनको कोई ऑटोनॉमी है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है, कोई उनको इंडिपेंडेंस नहीं है। They are working under the control of the government.
वहां पे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनकी इंटरफियरेंस बनी रहती है, जिस वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इफ दे वांट टू चेंज एनीथिंग ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, उनको लगता है यहाँ पे कुछ बदल जाना चाहिए, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज officials, ministers, government, they are always interfering in the operations. So that's why inflexibility is always there. नेक्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन का मीनिंग होता है कि क्यों काम कर रहे हैं हम, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें और काम करने के लिए प्रेरित करे. सो लैक ऑफ मोटिवेशन इज ऑलवेज देयर. दे आर नेवर एनकरेज टू पुट मोर एंड मोर एफर्ट्स. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो लिंक between the efforts and reward. Salary is given to them. They are working, but the salary is fixed, right? और जो promotions भी मिलने जा रही हैं, that is on the basis of seniority, not on the basis of their efforts. वो जितना भी revenue earn कर रहे हैं, revenue is going डायरेक्टली इन द ट्रेजरी. आप नेक्स्ट पॉइंट में करोगे जहां पे हम कहेंगे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है. सो उनका कोई लिंक है ही नहीं एफर्ट्स और रिवार्ड के बीच में. ड्यू टू इफ देयर एफर्ट्स द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज अर्निंग मोर रिवेन्यू, मोर इनकम, उसका उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा. दे आर द सैलरीड पर्सन, सो दे नेवर लाइक टू वर्क हार्ड. उन्हें मालूम है हमारी सैलरी फिक्स है, हम जितना मर्जी काम करें. और दूसरी बात प्रमोशन की, प्रमोशन भी उनको उनके एफर्ट्स के बेस पे नहीं मिलेगी, उनको सीनियोरिटी के बेस पे मिलेगी. सो लैक ऑफ मोटिवेशन इज ऑलवेज देयर. नेक्स्ट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मीन्स इंडिपेंडेंस. वहां पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है ही नहीं. व्हाई? बिकॉज व्हेन द फंड्स आर रिक्वायर्ड दैट विल बी गिवन बाय द बजट्स. बजट के थ्रू उनको फंड्स मिल जाएंगे एंड वट एवर दे आर गोइंग टू अर्न दैट इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी. इफ दे वांट टू स्टार्ट एनी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, उन्हें लगता है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है दैट कैन बी फ्रूटफुल, दैट कैन बी सक्सेसफुल, दैट कैन अर्न मोर इनकम फॉर द गवर्नमेंट, बट दे कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजंस. व्हाई? बिकॉज फॉर द projects they need the finance, they need the investment, and the investment will come only through the budgets. वो अपने आप अपना कोई decision नहीं ले सकते. So the money is coming from the budgets and it is going in the treasury. They cannot start their own long term projects. So financial independence is lacking. Next point is inefficient management. Why inefficient management is there? Because generally जो management है that are busy in the paperwork, और paperwork इतना ज्यादा है, इतनी so many formalities are there that the main efficiency, the main time they are going to spend in their paperwork only. और जो interference इतना है कि उसके लिए भी उनको paperwork ही अपना solid रखना पड़ता है, right? Because they know that they can be saved only by the proper paperwork. So that's why उनकी जो एफिशिएंसी है, जो उनकी स्किल है, वो ज्यादातर अपना पेपर वर्क करने में ही निकल जाती है, क्योंकि उनके जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं. और दूसरी बात, एज यू नो दैट देयर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट सेशंस. जो पार्लियामेंट में जो डिस्कशंस होती हैं, उन डिस्कशंस को कौन कर रहा होता है? मिनिस्टर्स कर रहे होते हैं. और मिनिस्टर्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, दे आर लैकिंग द नॉलेज. और उनको नॉलेज कौन देगा? जो यहाँ पे ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, राइट? तो उन ऑफिशियल्स को पूरा यही काम करना होता है. दे आर गेटिंग द क्वेरीज फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड दे आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, दैट हाउ दीज क्वेरीज आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड. तो एक ये काम हो गया, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का ये रीजन हो गया दैट पेपर वर्क में वो इतने ज्यादा बिजी रहते हैं. दूसरा, उनको पार्लियामेंट की क्वेरीज को भी सेटिस्फाई करना होता है, उसके लिए भी पेपर वर्क करना पड़ता है. एंड वंस दे आर एफिशिएंट इन वन टास्क, उनकी बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है दूसरी जगह पे. सो दैट्स व्हाई इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. नेक्स्ट पॉइंट इज रेड टेपिज्म और द ब्यूरोक्रेसी. इसका सिंपल मीनिंग एक ही होता है, इंटरफियरेंस. Lot of interference is there of the ministers. Decisions are always delayed. Why decisions are delayed? Because interference बहुत है पूरी गवर्नमेंट का, पूरे मिनिस्टर्स का, जो इनके ऑफिशियल्स हैं. और इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं, वही जैसे आपने पहले पॉइंट में भी किया, फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने में, पेपर वर्क को कंप्लीट करने में, लॉन्ग प्रोसीजर्स में, सेंशंस में
ये सब बिजी रहते हैं। ये सब इतने लॉन्ग प्रोसीजर और पेपर वर्क है क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है और इस कंट्रोल के कारण ही इनको पूरा अपना पेपर वर्क कंप्लीट करना पड़ता है। और आप जानते हो दैट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी एंटरप्राइज, किसी भी एंटरप्राइज के लिए ग्रोथ के लिए की जरूरी है बहुत क्विक डिसीजंस वो ले, लेकिन क्विक डिसीजन यहाँ पे नहीं लिए जा सकते। व्हाई? बिकॉज मैनी फॉर्मेलिटीज आर देयर, पेपर वर्क इज देयर, सेंशंस एंड प्रोजेक्ट्स आर देयर, सो द ग्रोथ इज ऑलवेज हैम्पर्ड ड्यू टू दिस ब्यूरोक्रेसी, ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कि कहाँ पे ये सुटेबल है, कहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स स्टार्ट की जा सकती हैं। वेयर सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे सीक्रेसी की जरूरत हो वहां पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, बिकॉज इट इज द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल रिक्वायर्ड है, जहाँ ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो, गवर्नमेंट के पास फाइनेंस अवेलेबल है, जहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज है, डिफेंस है, उसके लिए बहुत आर्म्स एंड एम्युनिशंस चाहिए होते हैं। सो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, कंट्रोल चाहिए, सीक्रेसी चाहिए। और जहां पे गवर्नमेंट नीड्स अ सोर्स ऑफ रिवेन्यू सो दैट द इनकम कैन बी इंक्रीज, इन दैट केस दिस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द सुटेबल वंस। हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बस इतना ही। इसमें हमने अपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को कवर किया, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के डिफरेंस को हमने यहाँ पे कवर किया। उसके बाद हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स, उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को कवर करके उनकी सुटेबिलिटी को किया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।